लेक्चर 3 है लीनियर अलजेब्रा का। और जो आज हमने पढ़ना है उसका टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। लेकिन उससे पहले लेक्चर 2 में एक करेक्शन रिक्वायर्ड है। वैसे तो मैंने वहाँ के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी थी उस वीडियो के, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में मैंने एक बात कह दी थी कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है। वो एक्स इज इक्वल्स टू वाई नहीं होता है। अ, दो इक्वेशन सेम हो तो हम कह सकते हैं कि भाई उनके आंसर्स सेम आएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी वैल्यूज़ भी सेम आएंगी। मतलब मिसाल के तौर पे ये कि एक तो ये कि उनके जो सोल्यूशन आएंगे वो इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन आएंगे, पैरामेट्रिक सोल्यूशन होंगे उनके। एक्स और वाई की जो इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन में बात ये होती है कि एक्स और वाई की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो चूंकि वो इतनी ज़्यादा होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जैसे इस पहली ये जो दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और अननोन दो है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक आएगा। वो किस तरीके से आता है वो हम आगे देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कहलाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पिछले लेक्चर की बात। आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ के जो स्टेप्स इसमें होने वाले हैं, जो ऑपरेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि मेनली जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपके पास यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास जब कोई लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। अब हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में ना इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है वो हमने तरतीब से उतार दी रॉज में। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन के भी जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमने देखे हैं A21 A22 A23 रॉ में तरतीब से उतार दी। 31 32 33 ऊपर जो जिस तरीके से थे बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे उतार दी। और डैश लाइन के बाद हमने यहाँ पे इक्वालिटी के बाद जो कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल थे वो हमने यहाँ पे लिखे हैं B1 B2 B3। ये जो फॉर्म है मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और मैट्रिक्स में याद रखिएगा ये वर्टिकल जो नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती है, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। और हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट, तो वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वो रॉस कहलाती हैं। अच्छा, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे पास, अब इसके 3 रूल्स होते हैं। वो 3 रूल्स होते हैं कि हम कोई भी जो रॉ है इस मैट्रिक्स में उसको हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे R2 था, या ये मान लो कि R1 है, या कोई भी रॉ है, उसको हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा ना कि 2A11 आ जाएगा, 2A12, 2A13 और 2B1 हो जाएगा। तो सब इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं बाद में अगर 2 से डिवाइड कर दूँ वो सेम बन जाएगी। तो उससे हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो सेम रहता है, ठीक है। बस थोड़ा सा अलग दिखता है लेकिन चीज़ सेम रहती है। इसी तरीके से इंटरचेंज एनी टू रॉस, हम कोई भी दो रॉस को चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब? पहली को उठा के तीसरी पर रख दूँ, तीसरी को उठा के पहली पर रख दूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से पहली को उठा के दूसरी, दूसरी को उठा के पहली पे, या दूसरी को तीसरी पे रख दी, तीसरे को दूसरे पे रख दी। मतलब इस तरीके से कि हमारे पास इंटरचेंज हो सकती है। और इस इंटरचेंज में हमारे पास बाहर माइनस साइन नहीं आता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ऐड एनी टू रॉस, मतलब कोई भी दो रॉस को मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ R2 + R3 या R1 + R2, ठीक है। तो अब ये अप्लाई किस तरीके से होते हैं ये 3 रूल, वो हम यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। हमने यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर किया है 3 अननोन्स का, 3 वेरिएबल्स का। अब ये सिस्टम है हमारे पास x + y + 2z = 9, 2x + 4y - 3z = 1, 3x + 6y - 5z = 0। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सारी की सारी लीनियर है। अच्छा, इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, वो कैसी आएगी? कोफिशिएंट्स आपने तरतीब से उतार दिए। पहले का देखें 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। 1 1 2 9, 2 4 -3, कोफिशिएंट -3 है, -2 4 -3, और ये 1 इधर आ गया। 3 6 -5, तो 3 6 -5 और 0 हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा,
हमारे पास जो गोल हमने आज के लिए सेट किया, वैसे तो इसके आगे भी था, लेकिन आज के लिए मैंने इतना ही रखा है, वो क्योंकि आगे की क्लास में देखेंगे, आगे के लेक्चर में। हमने क्या करना है कि ना, हमने इस मैट्रिक्स को किसी तरीके से ऐसा बनाना है कि ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड इक्वेशन के फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट्स ये ज़ीरो हो जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा हमें? उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर इस सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, तो इस सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि जो एक्स, जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, वो इसके बराबर आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ठीक है? मुझे ऐसा सिस्टम अगर मिल जाए इसके मुकाबले में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी, ये इस z के साथ क्या कोफिशिएंट होगा। तो मैं ये कह सकूँगा कि भाई स्टेरिस्क z बराबर होगा ये इक्वालिटी के बाद वाले स्टेरिस्क के, एक्स स्टेरिस्क प्राइम कह दो उसको खाली। ठीक है? तो मैं आराम से z की वैल्यू निकाल लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा कि स्टेरिस्क y प्लस स्टेरिस्क z इज इक्वल्स टू स्टेरिस्क प्राइम। अब z की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा यहाँ से निकाल के, तो मेरे पास y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो बेसिकली मेरा गोल ये है कि अब मुझे अपने लिए आसानी पैदा करनी है। तो वो उसके लिए हम ये इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएँ, कोएफ़िशिएंट्स यहाँ पे ज़ीरोज़ बन जाएँ। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम था। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ना, कि मुझे ये 2 ज़ीरो चाहिए। तो 2 ज़ीरो करने के लिए मैंने क्या किया कि अगर 2 में -2 हो जाए, 2x में -2x कर दूँ, तो 0 हो जाएगा। 2x में -2x कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या किया, पहली सॉरी दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस किया, लेकिन पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, ताकि ये 2x बन जाए। तो देखें, 2x प्लस 4y माइनस 3z, ये तो दूसरी इक्वेशन है, माइनस पहली इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2। और इसी तरीके से इसमें से ये माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये देखें, ये बनेगा 2x माइनस 2x 0x, 4y माइनस 2y, 2y बन जाएगा, और माइनस 3z और माइनस है, और 2 इंटू 2 4, तो -7z इज इक्वल्स टू -17। तो इस ऑपरेशन में हमने क्या अप्लाई किया, हमने इसमें पहला रूल अप्लाई किया और इसमें हमने तीसरा रूल अप्लाई किया। अब आप कहोगे ऐड तो किया ही नहीं, बेटा ऐड ही किया है। आप इसको यूँ समझ लो, प्लस मैं मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी ग्लिचिंग हो रही है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि -2 इंटू इक्वेशन में, तो पहला रूल और तीसरा रूल दोनों अप्लाई हो रहा है। हमने आसानी के लिए लिख दिया था -2, तो सेम बात है। ठीक है, तो पहला और तीसरा रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया अपना ये वाला, और हमारे पास सिस्टम अपडेट हो गया। सिस्टम क्या बन गया ये। अब इस सिस्टम का जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से बन जाएगा, ये पहली रो तो अनचेंज रहेगी, दूसरी रो में चेंजिंग आएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये अब हमारा बन जाएगा 2, ये बन जाएगा हमारा -7, ये बन जाएगा हमारा -17, ये भी अनचेंज रहेगा। ठीक है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ये बनेगा। हमने यहाँ पे ज़ीरो क्रिएट कर लिया। हम अ, अब क्या करेंगे कि इस ज़ीरो के नीचे भी हमें एक ज़ीरो चाहिए, और फिर हमें इसका भी, ये भी ज़ीरो चाहिए, ताकि हमारे पास जो हमारा गोल था ये वाला, ये अचीव हो जाए। ये गोल हम क्यों अचीव करते हैं, ये आगे के लेक्चर में बताऊँगा मैं। फिलहाल आप ये देखिए कि ये हम अचीव कर कैसे रहे हैं। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है हम ये अचीव कर कैसे रहे हैं। अब मुझे चाहिए 3 ज़ीरो चाहिए। 3 ज़ीरो करने के लिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2x को ज़ीरो किया था, बिल्कुल इसी तरीके से अब 3x को ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से 3x माइनस करवाना पड़ेगा। वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, अगर मैं इसको पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस करवा दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यही किया गया है कि इक्वेशन 3 में से -3 इक्वेशन 1, मतलब 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करवाया गया है
इक्वेशन 3 में से। तो बिल्कुल यही किया गया है। यहाँ पे ये 0 माइनस 3 इंटू 9, देखें 3x माइनस 3x 0 बन जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। 6y माइनस 3y 3y बन जाएगा, माइनस 5z माइनस 3 इंटू टू इज 6, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11z, और इक्वालिटी के बाद 0 माइनस 27 इज माइनस 26। तो सिस्टम अब हमारा अपडेट हो। अब इसका जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पहली रो तो अनचेंज है, दूसरी वाली भी अनचेंज रहेगी इस केस में, तीसरी वाली में चेंजिंग आएगी। यहाँ पे देखें 0 क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो रह गया गोल के मुताबिक हमारे। अब वो ज़ीरो कैसे चाहिए हमें, और ज़ीरो बड़ा आसान है। अगर मैं पहले अच्छा ज़ीरो क्रिएट करने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1/2 से, ताकि मेरे पास यहाँ पे आराम से कौन सा बन जाए 1। और फिर मैं 1 बनाने के बाद क्या करूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवाऊँगा, तो यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 की जगह पे है ना यहाँ पे 1 ले आता हूँ। 1 कैसे आऊँगा, इस इक्वेशन को मैं इस रो को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैंने ये किया। अब अच्छा 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, बाद में क्या करूँगा, फिर उसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन 3 में से 3/2 इक्वेशन 2, मतलब अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ और इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में से माइनस करवा दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो क्रिएट हो जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे 3y माइनस 3/2 इंटू 2y, जब मैं ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा -3y। तो 3y माइनस 3y हमारे पास ज़ीरो बनेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए -11z माइनस 3/2 7z, 3 इंटू 7 इज़ 21/2, और -11 माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस 21/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 22 प्लस 21 माइनस 22 प्लस 21, तो 1 बचेगा। तो -1/2 जेड आपके पास लेफ्ट साइड पर रह जाएगा। और राइट साइड पे आपको निकालने के लिए कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो आपके पास वो बचेगा -3/2। ठीक है जी। अब हुआ क्या, सिस्टम दोबारा अपडेट हुआ। अब सिस्टम वो बन चुका है जो हमें रिक्वायर्ड था, मतलब जो हमारा गोल था। 1 1 2 9 0 और 2 -7 -17 0 0 -1/2 -3। ठीक है जी। एक फर्दर मैंने अच्छा यहाँ तक भी आप करोगे ना तो गोल हमारा अचीव बेसिकली हो चुका है। लेकिन मैंने क्या किया है, फॉर माई ईज आई वॉन्ट टू मेक दिस वन ऑल्सो दिस वन, ताकि मेरे पास जो कोफिशेंट हो वो 1 1 बन जाए, तो मुझे कोई ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, कहते हैं सॉरी, इक्वेशन 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि ये 2 1 बन जाए, और इक्वेशन 3 को जो है मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -2 से ताकि ये 1 बन जाए। तो बिल्कुल यही किया, पहली इक्वेशन तो अनचेंज रहेगी। यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो जाएगा y, क्योंकि 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो वो 2 रह जाएगा, सॉरी 1 रह जाएगा। सिमिलरली -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 2 कैंसिल होकर माइनस माइनस प्लस का 1 रह जाएगा। अब इससे इसकी मदद से आप देखिए आपने अचीव क्या करना है। अब आपने ना, आपके पास ये टारगेट अचीव हो गया, आपके पास 1 1 2 9 0 1 0 0 1 -7/2 -17/2 और 3। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है आपको, बेसिकली आपके पास z की वैल्यू आ गई।
अब आप क्या करोगे, वाई को एकदम ही अलग करके रख दो, -17/2 +7/2, और z है, z की जगह पे आप रख दो 3। यहाँ से आपको मिल जाएगी y की वैल्यू, वो आएगी, y की वैल्यू आपके पास -17, 7 × 3 = 21, -2, सॉरी +2। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और z की आपके पास आ गई थी। और सिमिलरली x की क्या आ जाएगी, उधर भेज दूँ अगर मैं, 9 - y - 2 z, यानी कि अगर y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3 रख दूँ तो ये बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो x है वो बना है, मतलब कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, 1, 2, तो आज जो हमने देखा वो था एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल आपने अगर मैट्रिक वगैरह में, अगर छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लास में लीनियर अलजेब्रा पढ़ी ना, बिल्कुल वही अप्लाई हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। हमने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ ही निकाली है, लेकिन इस इन 3 रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही किया है सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे का जो लेक्चर है उसमें एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, उसमें यही सब कुछ होगा। लेकिन वो हम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक्स को देख के अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने इक्वेशन देख के अप्लाई की। ठीक है? तो ये आज का लेक्चर था। आई होप, उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आगे भी हमने दोबारा इस चीज़ को डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह वहाँ दोबारा समझ आ जाएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।